तो सीजेपी अभी क्या लगता है आपको आगे इनका क्या फ्यूचर है? इनका कोई फ्यूचर नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने डेलुलू में रहती हैं, एक्सेप्ट बीजेपी। यूएसए का कहाँ से हिम्मत होगी कि हमारे देश को हेल होल बोले? इंडिया इज अ हेल होल। भारत एक हेल होल है, a quote-unquote hell hole. हेल होल। हम जिस दिन बिजनेसमैन को भगाने लगेंगे ना, हमारा वेस्ट बंगाल जैसा हाल हो जाएगा। वहाँ पर एक भी इंडस्ट्री नहीं है। इनफैक्ट गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसीज बढ़ाने की जगह प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो रही है। एक्सेप्ट यूपीएससी, अभी तक हर एक जी। जो एग्ज़ाम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। प्रणीत मोरे का एक वो चल रहा है शो जिसमें कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स थे। वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, भाई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, मगर यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूँगा। पैर काटे थे तूने? और क्यों काटे थे? क्या दिख रहे तुम लोग अंदर? मसल्स। अरे नहीं, अरे हमें क्या पता ना क्या करते। हाँ हाँ हाँ, मसल्स देखता है। हाँ, कैसा क्या सप्लाई है वो दिखाते हैं सब टीचर्स ऐसे। तो उस पर क्या कमेंट आपके? तो कैसी हैं दिव्या आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ मैं। आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, वी आर वेरी ग्रेटफुल। मुझे भी अच्छा लगा आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, अभी एक ट्रेंड में आई है बहुत ज़्यादा, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? वो है क्या, उसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत कैसे हुई है, ये जो हमारे सीजे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। एक पिटीशन आई थी कोर्ट के अंदर, उस पर उन्होंने कहा था कि ये जो आज की जनरेशन है ये कॉकरोचेस है, इनके पास कोई काम धाम नहीं है, अनएम्प्लॉयड हैं, इस टाइप का उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। ये सिर्फ पीआई लिखना पसंद करते हैं। तो उसके बाद लोगों को काफ़ी हर्ट हुआ, जितने भी यूथ है देश का। उन्होंने कहा कि यार अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसमें तो आपकी जिम्मेदारी है ना, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम क्यों अनएम्प्लॉयड हैं। इसके बाद एक मीम पेजेस बनने शुरू हुए। फिर एक मीम पेज बना जहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी आ गई। उन्होंने पोस्ट डालने शुरू किए कि हमारी अगर पार्टी आती है तो हम ये करेंगे वो करेंगे। तो वहाँ पे लोगों को लगा कि यार ये तो सही है, हम इसको ज्वाइन करते हैं। उनके फाउंडर हैं अभिजीत दिपके। उन्होंने इस पार्टी को शुरू किया, विच इज़ नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, जो ऑब्वियसली एक मीम पेज की तरह आप मान के चल सकते हैं। उन्होंने इसको चालू किया और काफ़ी लोग जुड़े। हमने देखा कि 22 मिलियन के तकरीबन इतने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हो गए उनके। अभी ऑलमोस्ट उतनी है। हाँ, इतना ही है तकरीबन। तो लोगों को इसमें इसलिए इतना इंटरेस्ट आया क्योंकि हम जो यूथ हैं, हमारे इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अगर सीबीएसई के पेपर लीक हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, हमारा फॉल्ट नहीं है, गवर्नमेंट का फॉल्ट है। वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं। तो इसके लिए जो उन्होंने आवाज़ें उठाई, सीजेपी ने, लोगों ने सपोर्ट किया। उसके बाद जो भी कंट्रोवर्सी हुई उनके बारे में, जितने भी एक्सपोज निकले, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात यह है कि ये सारे काम जो है ना ऑपोजिशन के हैं। जनता की आवाज़ उठाना ऑपोजिशन का काम है। वो क्यों साइलेंट है, आई डोंट नो। इवन कह सकते हैं वो इतनी स्ट्रांग ही नहीं खुद को फील कर पा रही हैं। स्ट्रांगनेस कहाँ से आती है? पार्लियामेंट में आपके पास सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं। राज्यसभा में, लोकसभा में, हर जगह पे आपके पास लोग हैं आपकी आवाज़ उठाने के लिए। आपके पास पैसा बहुत है। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास आप कंगाल हो, बहुत पैसा, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपके पास पैसा बहुत है तो आप लगा सकते हो, पीआर करो, आप लोगों की आवाज़ उठाओ, प्रोटेस्ट करो। ये तो तरीके हैं ना आवाज़ उठाने के। कौन से तरीके और? यही बेस्ट है। बस यही तरीके हैं। अब आप मान लो देश में कितने लाख स्टूडेंट हैं, करोड़ों में मान के चलते हैं, करोड़ों में ही होंगे, करोड़ों में हैं। अगर आप उनकी आवाज़ उठाओगे तभी तो लोग आपको वोट देने का सोचेंगे ना। अदरवाइज कोई क्यों सोचेगा? कोई बेवकूफ़ तो है नहीं। अब यहाँ पर सीजेपी ने एक डिमांड रखी है, धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना चाहिए, विच आई सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आपके टेन्योर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप अपने पोजीशन को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हो, इस वजह से आ रही है ना। और कोई इवन क्या आप उस पोजीशन के लिए ठीक भी हो, ये बहुत भी सारे क्वेश्चन सवाल है। खड़े करते हैं। क्योंकि 2020-21 के बाद, ये मान के चलते हैं कोविड के बाद से कई सारे पेपर लीक्स हुए देश के अंदर। चाहे वो फिर वो किसी स्टेट के अंदर कोई स्टेट एग्ज़ाम का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का। एक्सेप्ट यूपीएससी, अभी तक हर एक जो एग्ज़ाम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो अगर इतना स्टूडेंट का लाइफ, इतने सारे स्टूडेंट्स का लाइफ अगर स्पॉइल हो रहा है, किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना। बिल्कुल।
तो वो उसका जो जिम्मेदारी का भार है वो सीजेपी ने अपने कंधे पे लिया और उसको ये भी कहते हैं कि वो आम आदमी की एक बी पार्टी है। बी तो टीम आप इस बी टीम, हाँ, बी तो उससे आप अग्री करेंगे? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एज अ यूथ अगर इस जेंसी मूवमेंट में हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर वो आम आदमी पार्टी के हों या कांग्रेस के हों, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। उसका कारण है, क्या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के लोग एंटी नेशनल हैं? मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। नहीं। अगर बीजेपी के लोग मानते हैं कि वो एंटी नेशनल है क्योंकि उनका ऐसा ही पोर्ट्रेयल तो ऐसा ही होता है, ओके। तो आप आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में क्यों लेते हो? सवाल तो ये उठता है। बिल्कुल। कितने सारे पॉलिटिशियंस जिनको आपने मिनिस्ट्रीज दे रखी हैं, जिनको आपने मुख्यमंत्री बना रखा है, वो सारे या तो आम आदमी पार्टी से आए हैं या फिर कांग्रेस से आए हैं। जिनको हमने बीजेपी में इतना माना, हिमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, वो भी तो कांग्रेस से आए हैं। हाँ। जेवर के एमएलए जिनको आपने एयरपोर्ट का अथॉरिटी दिया कि आप एयरपोर्ट बनाओ, ये बनाओ, फिल्म सिटी बनाओ, वो भी कांग्रेस से आए हैं। कितने सारे पॉलिटिशियन, अभी रिसेंट में आम आदमी पार्टी के आपने 7 MPs को उठाकर अपनी पार्टी में ले लिया। क्यों लिया? तो वही बात है ना, या तो आप बोलो कि इस पार्टी के लोग जो है वो सारे करप्ट है, हम इनसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते, तो आप इनकी पार्टी के किसी भी सदस्य को मत लो। ओके। या तो फिर इस टाइप की हिपोक्रेसी मत ही करो, बोलो ही मत कि वो एंटी नेशनल है या कोई कमेंट पास मत करो। करेक्ट, एंटी हिंदू हैं ये मत बोलो। टीएमसी में भी हमने कितने नेता देखे जिन्होंने हिंदुओं के खिलाफ में काफ़ी सारे बयानबाजी करी। ये उनके ऊपर एलिगेशन लगता था कि उन्होंने बांग्लादेशी मुसलमानों को अंदर एंटर करवाया। अब रिपोर्ट्स आ रही है कि ये लोग एनडीए के साथ जुड़ने वाले हैं, जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे वो बात की बात है। रिपोर्ट्स तो आ रही है ना। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली जुड़ जाएंगे। जुड़े ना जुड़ो वो बात की बात है। रिपोर्ट्स आ रही है। सयोनी घोष अपने अब क्लैरिफिकेशन दे रही है कि जो मैंने शिवलिंग के ऊपर 2015 में भद्दा मजाक किया था, वो मैं 22 साल की थी उस समय, बचपना था वो मेरा बचपना था, मुझे नहीं पता, जिसने कार्टून बनाया आप उसको पकड़ो। ये क्या बात हुई? पर पोस्ट तो आपने किया, एक 20-22 साल के 20-22 साल का कोई बच्चा नहीं होता, 13-14 साल के होते तब समझ में भी आता। अब 22 साल के एडल्ट हो, उसके बाद बोल रहा है कि वो मेरा बचपना था। वही बात है, कोई सेंस नहीं बनाता इस बात को। अगर आप किसी पोजीशन पे हो, और अब तो ऐसा है ना कि मैक्सिमम स्टेट्स में बीजेपी है, सेंटर में बीजेपी है। अब भी अगर इतने बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में होता है, बिहार में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, जम्मू कश्मीर में हुआ, हर जगह पे हो रहा है, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? बीजेपी। उनको लेनी पड़ेगी, उन्हीं को लेनी पड़ेगी। अब आप इस चीज़ से डाइवर्ट कर दोगे कि नहीं ये तो वो लोग प्रोपेगेंडा करा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इतने बच्चों की लाइफ स्टेक पे है, कितने सपने होते हैं। अभी जब CBSE के रिज़ल्ट आए, कितने बच्चों ने सवाल उठाया कि हमारे जो मार्क्स आए हैं वो ऐसे एक्सपेक्टेड ही नहीं थे, हमने तो बहुत अच्छा किया था। बाद में जब आंसर बुक मंगवाई उसमें पता चलता है कि मार्क्स तो दिए ही नहीं, कई पेजेस पे नहीं दिया है, कई पेजेस मिसिंग है। कईयों ने तो ये भी कहा कि हमारी आंसर बुक ही नहीं है, ये किसी और की लगा रखी है। बाद में फिर उन्होंने बोला कि हाँ आप सही हो, नया उनकी ओरिजिनल आंसर बुक निकलती है। बट कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट। आप किसी को टेंडर दे रहे हो, चेक भी नहीं कर रहे हो बैकएंड में उसने क्या क्या काम किया है। क्या काले ग्लोबरेना आई गेस एडुटेक करके कंपनी है, वो अपना नाम बदल के कोएम्ट बन जाती है। ओके। नाम बदल देती है। तेलंगाना में 2019 की शायद बात है, उस समय भी सेम इन्होंने ऐसा ही कांड किया था। आई गेस 4 या 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिया था। ओके। जब आपको पता है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, तो आप क्यों इसको ले रहे हो? और क्या ज़रूरत क्या है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। हर एक टीचर की ना एक कैपेबिलिटी होती है कि वो इस तरह से आंसर कॉपीज चेक करे। आप अचानक से इतनी बड़ी क्लास के बच्चे का दे रहे हो आंसर शीट की चलो चेक करो। या तो होता 10th के बच्चे होते, उसमें भी कोई इशू नहीं होता। 12th का बच्चा है, आगे जाके उसको कॉलेज लेना है। कई बच्चे एलिजिबल ही नहीं होते हैं JEE नीट के लिए, उनकी तो फ्यूचर सब स्पॉइल हो गया। बिल्कुल। तो यहाँ पर उनको ध्यान देना चाहिए था। जिसके बाद मुझे लगता है CGP का जो उन्होंने जो आवाज़ उठाई वो बिल्कुल सही है, मैं इसके अगेंस्ट में नहीं हूँ। हाँ, बीच में कुछ ऐसे वीडियोस सामने आए जहाँ पर बोला जा रहा था कि हम ऊपर खालिद के साथ हैं, ये हैं वो है, वो अलग बात है, वो सेकेंडरी इशू है, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इवन भारत तेरे टुकड़े होंगे काइंड ऑफ स्लोगन्स, अगर वो ले रहे हैं ठीक है, उनके अगेंस्ट में एक्शन होना चाहिए। किसी को हक नहीं है कि कोई भी भारत तेरे टुकड़े होंगे या इसके हम चिकन नेक काट देंगे,
कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं है, ये सब बोलने का किसी को हक नहीं है। कोई जो भी sense बोल ही रहा नहीं है जो भी बोल रहा है उसके अगेंस्ट में एक्शन होना चाहिए, सीधा एक्शन होना चाहिए, उसको कोई डिफेंड ना करे। इवन ये भी कहना है ना कि अगर आपको भी हिंदू मुस्लिम करना है तो आप में और बाकी पार्टी में फिर फ़र्क ही क्या है, अगर आप भी यही कर रहे हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, तो सीजेपी अभी क्या लगता है आपको आगे इनका क्या फ्यूचर है? इनका कोई फ्यूचर नहीं है। ये जस्ट एक पेज ही बन के रह ये जाएगा? हर स्टेट में जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, बाहर आ जाएंगे, फिर 5-6 महीने की बात है, उसके बाद कोई भूल जाएंगे, गायब। हर कोई भूल जाएगा। 5-6 महीने के बाद है, फिर से एक्टिव होंगे, एक्टिव फिर से होंगे। ये 2029 में एक्टिव होंगे जब इलेक्शन आएंगी, तब ये पुराने सारे मुद्दे उठाएंगे जिन्होंने किया बीजेपी के काल में, जितने भी प्रॉब्लम्स हुई हैं यूथ को, वो सारे मुद्दे उठाएंगे और पॉसिबिलिटी कोशिश करेंगे कि इलेक्शन ना जीते बीजेपी, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑपोजिशन का हाल ख़राब है। कोई स्ट्रांग है ही नहीं, कोई लगता ही नहीं है कि यार इनको हम वोट दे दे बीजेपी को छोड़ के। मैं तो अगर मान लो सारी खामियां भी निकालूंगी ना बीजेपी की, कि ये सारी खामियां ये हर चीज़ को अपने दिमाग में डाल दूंगी, फिर भी मेरा मन नहीं करेगा कि मैं कांग्रेस को वोट करूं। क्योंकि कुछ अच्छा ही नहीं दिखेगी। या तो हो ना इस टेन्योर के दौरान इन्होंने बहुत हंगामा किया हो, प्रोटेस्ट किया हो, लोगों की आवाज़ उठाई हो। अब सिलेंडर का दाम बढ़ा है, आई गेस 150 रुपये बढ़ा है, पता नहीं कितना बड़ा है बट ओके, जो कि ऑब्वियसली पूरा इंटरनेशनली क्राइसिस चल रहे हैं, तो हर चीज़ का दाम बढ़ेगा, सिलेंडर का भी बढ़ेगा, पेट्रोल का भी बढ़ेगा, हर चीज़ का बढ़ेगा, उसका भी बढ़ा है। आप आवाज़ उठाओ ना, कौन रोक रहा है आपको? आवाज़ उठाओ। आपने बोला हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो इथेनॉल ले आते हैं, E20 ले आते हैं कि 20% जो होगा इथेनॉल होगा पेट्रोल के अंदर। लाने के समय उन्होंने बोला था कि हमारे जब हम ये लेके आएंगे तो जो पेट्रोल होगा बड़ा सस्ते दाम में होगा। ओके, सस्ता दाम तो नहीं हुआ ना, उल्टा वो चीज़ महंगी पड़ रही है, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली वो महंगी पड़ रही है, गाड़ियाँ और ख़राब हो रही हैं। अब अगर आपकी 2015, 16, 17 की गाड़ी है, मोस्ट प्रॉब्ली कि वो E20 कंप्लाइंट होगी ही नहीं, तो क्या फ़ायदा। जापान में अगर आप जाएंगे तो आज भी 40-40 साल पुरानी गाड़ी चल रही है, बट इंडिया में नहीं चल पाती, ख़राब हो जाती हैं। 2 कारण हैं, पेट्रोल में मिलावट और दूसरा सड़कें। इतने बड़े बड़े गड्ढे होंगे ना, न्यू गाड़ी भी उसका भी सस्पेंशन ख़राब हो बिल्कुल जाएगा, हो जाएगा। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? गवर्नमेंट। बात वहीं पे आ जाती है। और ये सारे सवाल जो हैं, ये सारी जो बात है, ये अपोजिशन को उठानी चाहिए, वो क्यों नहीं उठा रही? हम कैसे भरोसा करें? इलेक्शन के टाइम पर तो आप लोग पूरा भारत में पूरा चक्कर मार लोगे, भारत जोड़ो यात्रा करोगे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। कुछ भी नहीं होगा उससे। वही तो बात है। आपको लग रहा है कि 2 लाख लोग आपके साथ चल रहे हैं, क्या वो वोट देंगे? पॉइंट है। बहुत लोग तो आते हैं और आके बोलते हैं हमें तो पैसे मिल रहे हैं इसलिए हम तो आ गए, हमें तो पता भी नहीं क्या हो रहा है। वही बात है। हाँ, इवन उनकी भी सीजेपी वाले की भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस लीक हुई थी जिनमें उनको पता ही नहीं है वो यहाँ पे क्यों आए हैं, उन्हें करना क्या है। बिल्कुल, प्रॉब्लम यही है। आपको लगता आप एक ना डेलुलू में रह रहे हो, ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने डेलुलू में रहती हैं, एक्सेप्ट बीजेपी। बीजेपी को प्रॉपरली पता है कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। बाकी पार्टीज डेलुलू में है, उनको लगता है कि हमारे जो ऑन ग्राउंड सपोर्टर्स दिख रहे हैं ये हमें वोट तो ज़रूर देंगे, बट एक्चुअली वो नहीं देते। नहीं देते, वो देना ही नहीं चाहते। उनको ये है कि अभी टेम्परेरी काम हो रहा है, होते रहे। तो आपने एक और बीच में लाइन बोली थी, इनफैक्ट स्टार्टिंग में बोली थी कि गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल फॉर द लैक ऑफ जॉब्स, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं इस पर अग्री करता हूँ पूरा। बट कुछ अब मैंने देखा है वीडियोज़ आती हैं, लोगों को बेसिक नॉलेज ही नहीं है, फिर वो बोलते हैं सरकार जॉब नहीं दे रही। बिल्कुल, तो आई टोटली एग्री। बट कई सारे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं, हाथों की ज़रूरत है। काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं। हमारी जो सरकार है वो रिक्रूटमेंट कर ही नहीं रही है। आर्मी में हो गया, पुलिस में हो गया, इन जगहों पे अगर आप रिक्रूटमेंट करते हैं, आपको तो ऐसा नहीं है ना कि इनका, अब पुलिस वाले को अगर आप बोलो हवलदार है, उसको ऐसा तो नहीं है ना कि उसकी पूरी इन डेप्थ नॉलेज होगी लॉ की तभी वो पुलिस वाला बन पाएगा। कितने सारे हैं हाँ, जिनको बेसिक ही नहीं पता नहीं है, पता, यूनिफॉर्म पहनना भी नहीं पता कि कैसे पहनते हैं, बट फिर भी है ना। आप ठीक से रिक्रूटमेंट करो, लोगों को हायर करो, वैकेंसीज बढ़ाओ गवर्नमेंट सेक्टर में, उसी से तो अनएम्प्लॉयमेंट जाएगी। इनफैक्ट गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसीज बढ़ाने की जगह प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो रही है। गवर्नमेंट सेक्टर बंद हो रहे हैं। आई गेस 32-33 कंपनी शायद मोदी जी के पूरे टेन्योर में बंद हो चुकी हैं। तो कहाँ से फिर जॉब्स आएंगी? प्रॉब्लम यही पे है ना। अब ऑपोजिशन कई बार लड़ाई करती है कि अदानी को ये दिया, उसको वो दिया। हम बिजनेसमैन को कभी भी कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि बिजनेसमैन ही हमारी इकोनॉमी को बचा के रखा हुआ है। हम जिस दिन बिजनेसमैन को भगाने लगेंगे ना, हमारा वेस्ट बंगाल जैसा हाल हो जाएगा। वहाँ पर एक भी इंडस्ट्री नहीं है।
सारे लोग पलायन करेंगे, बाहर बाहर जगहों पे जाएंगे, इंडिया के लोग दूसरे देशों में जाकर लेबर की काम करेंगे, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। जो बिजनेसमैन होता है वो स्ट्रेंथ होती है किसी भी देश की। आप सवाल करो सरकार से कि अगर आपका टेंडर निकल रहा है वो बायस्ड क्यों है। आप ये मत सवाल करो कि आप अडानी को कि या अंबानी को कि आप ये वाला काम क्यों कर रहे हो। आप वो वहाँ पे नहीं कर सकते, सरकार को सवाल करो। अगर हम बेसिकली अडानी और अंबानी को हटा देना तो इंडिया की शायद इकोनॉमी और वो सब GDP चौपट हो पे- जाएगा। हाँ। आप मुझे बताओ, अगर बाई चांस ऑपोजिशन से गुस्सा होकर, मान लो ऑपोजिशन ने बहुत हल्ला किया, बहुत चीज़ें जलाई, इनकी इंडस्ट्रीज जला दी, मान लो ऑपोजिशन ने बड़ा हल्ला किया, सारी की सारी कंपनीज जितनी भी बिरला हो गए, अंबानी हो गया, अदानी हो गया, सारे लोग बोलते हैं हम इस देश में रहेंगे ही नहीं, देश छोड़ के दूसरे देश में जाएंगे, पूरा का पूरा इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। जो भी लोग प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब निकल जाएगी, हर कोई भुखमरी में आ जाएगा, क्योंकि एक मिडिल क्लास है और एक अपर बिजनेस क्लास है जो कि टैक्स देता है, दोनों ही नहीं बचेगा। क्योंकि मिडिल क्लास में हर कोई तो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है ना, नहीं, प्राइवेट में प्राइवेट में मैक्सिमम लोग हैं, मैक्सिमम इनफैक्ट मैक्सिमम लोग हैं, उनकी जॉब चली जाएगी तो टैक्स कौन देगा। लोअर मिडिल क्लास को आपने फ्रीबीज दे के उसको मोटा कर रखा हुआ है। इनफैक्ट दिल्ली में ही है ये फ्रीबीज। पूरे देश में है, कहाँ मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। क्या? लाडली बहन योजना कौन लेकर आया? अच्छा, वो वाली फ्रीबीज की बात कर रहे हैं आप। फ्रीबीज एक्सट्रीम लेवल पर इस देश में दी जा रही है बिना किसी सर पैर के। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन एडवाइज़र है, एडवाइज़र का नाम भी रिसेंट में आया था, शमिका रवि करके नाम है उसका, PM के एडवाइज़र है, इकोनॉमिक काउंसिल के एडवाइज़र है। शी सेड फ्रीबीज प्रोडक्टिविटी लाते हैं। हाँ, नहीं क्या सेंस बनती है? आपने इतनी पढ़ाई करी, एक बीटेक वाले बच्चे को पता है कि फ्रीबीज सिर्फ मुफ्तखोरी करती है। मान लो मैं आपको बोलती हूँ मैं आपको 5,000 रुपये महीना दूंगी, बिजली दूंगी, पानी दूंगी, राशन दूंगी, सब फ्री में। उसके बाद आप बच्चे करते हो, उसको भी पैसे दूंगी, आपकी बीवी को भी पैसे दूंगी, आपका काम करने का मन करेगा? नहीं, कुछ भी नहीं। जब सब कुछ बैठे बैठे आ रहा तो मैं क्यों कुछ Exactly. करूँगा? तो प्रोडक्टिविटी तो नहीं बनी। वही चीज़ हो रही है। जो लेबर क्लास है वो काम नहीं करने जा रही, वो फ़ोन लगा के रील वगैरह स्क्रॉल करती रहती है, क्योंकि सब कुछ फ्री मिल रहा है। ज़्यादा इंटरनेट का पैसा देना है, कितना होगा? 300 रुपये होगा महीना। लोग कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट बहुत है। कंपनीज़ को चाहिए, जितने भी स्टार्टअप हो गए या प्राइवेट कंपनीज हो, उनको चाहिए ना ही डिग्री चाहिए ना कुछ चाहिए, उनको चाहिए स्किल्ड हो, इंसान स्किल्ड हो, आता हो काम करना और पैशनेट हो, बस इतना चाहिए। दोनों ही नहीं मिल तीन रहा, चीज़ें ही लैक कर रही हैं। दोनों ही नहीं मिल रहा, तो कहाँ से होगा फिर? नहीं हो पाएगा। एक्चुअली में इसमें थोड़ा हमारे इन सब चीज़ों को निकाल के बाहर लाने में मीडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जहाँ हम देखते हैं कि हमारी मीडिया बहुत ज़्यादा लैक करती है। अभी रिसेंटली अंजना ओम कश्यप जी ने भी कमेंट पास किया था, जो सीन हुआ था टीचर्स का, एंड देन ये पूरा सिनेरियो दैट क्रिएट वाज हुआ। वेरी रॉन्ग, दैट वाज वेरी रॉन्ग। एक टीचर होता है, आप किसी टीचर को इस तरह से नहीं बोल सकते, क्योंकि यार वो इतना टाइम, नो डाउट उनको बहुत पैसा मिलता है, नो डाउट, पर इतना टाइम भी तो लगाते हैं ना, पढ़ाते हैं बच्चों को। और एक्चुअली में पढ़ा भी रही है, तो नहीं है कि वो पढ़ाने का ढोंग कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे और वो सिर्फ पैसे ले रहे हैं, वो पढ़ा भी रहे ऐसा हैं। भी नहीं है, ऑनलाइन में आते हैं, कुछ तो फ्री में पढ़ाते हैं यूट्यूब के वजह से, बहुत सस्ता पढ़ाते हैं। कुछ बहुत सस्ता पढ़ाते हैं। अगर ऑप्शंस मिले हैं बच्चों को पढ़ने के, तो वो इन्हीं टीचर्स की वजह से मिल रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कसम खा के, मैंने अपनी पूरी बीटेक मैंने यूट्यूब की मदद से की है। +1 +2 वही मैंने यूट्यूब से मैंने सारा सीखा, कोडिंग वगैरह का हर चीज़ मैंने यूट्यूब से की। सब अवेलेबल है यूट्यूब सब पे, अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। मुझे कॉलेज में ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और ना ही मेरा ध्यान जाता था। फिर कॉलेज में इतना बच्चा है, टीचर हर किसी को तो नहीं पर्सनली समझा सकता ना। अब कई चीज़ें होती हैं जो मिस हो जाती हैं सुनने के टाइम पे, तो वो चीज़ें यूट्यूब ने मुझे सिखाई। अब कितना बच्चा है जिसके पास बुक्स नहीं है, वो तो यूट्यूब से सीख पा रहा है ना। बिल्कुल। तो अब उसी टीचर को जो इतने बच्चों को पढ़ा रहा है, उसी टीचर को आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि जो ओमान कोस्ट में हुआ, और उसके बाद मोदी जी का स्टेटमेंट भी रहते हैं कि USA इज़ आवर फ्रेंड, जबकि इन माय ओपिनियन USA इज़ अ फ्रेंड जिससे उसको बेनिफिट हो रहा है, एकदम उसके अलावा उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं किसी है। से मतलब नहीं। हाँ, तो वो उसको अपने से मतलब है, लेकिन हमें लग रहा है, हमारी नहीं सरकार लगता। को, हमारी सरकार को लग रहा सरकार को है। भी नहीं लगता। ओके, सरकार भी जानती है बहुत अच्छे से कि कोई भी हमारा दोस्त नहीं है इस समय। हाँ, पूरे विश्व में कोई भी दोस्त नहीं है एक्सेप्ट रशिया, फ्रांस वी कांट से नो, क्यों? कुछ भी नहीं। सी क्या होता है जियो पॉलिटिक्स में, हर नेशन सबसे पहले अपने आप को देखता है। ऑब्वियसली
हर नेशन, और फिर देखता है कि हमें दूसरे नेशन से क्या फ़ायदा हो रहा है। हमने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया जिससे हमारे देश से किसी को फ़ायदा हो, एक्सेप्ट पॉपुलेशन। हमारे देश की पॉपुलेशन माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा है। 140 करोड़ की है। 140 करोड़। तो हमारे पास वर्कफोर्स है जो कि दूसरे देशों में गधा मजदूरी करती है। यही सबको बेनिफिट मिलता है। ओके। जापान हो गया, कोरिया हो गया, यूएस हो गया, रशिया हो गया, हर देश को यही बेनिफिट मिलता है कि लेबर मिल रही है, और वो भी सस्ती वाली। ठीक है, उसके अलावा और कोई फ़ायदा नहीं है। अब जब हम बात करते हैं एक कंट्री, ठीक है, आपके देश के नागरिक 24 नागरिक दूसरे देश में जाकर काम करते हैं। काम भी क्या, शिप में आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है, चाहे ऑयल हो या जो भी चीज़ें होती हैं, ट्रांसपोर्ट करना है। ओमान कोस्ट से जैसे ही निकल रहे होते हैं, वहाँ पर यूएस की मिलिट्री आ जाती है। वो बोलती है कि आप पास नहीं कर सकते, यहाँ से नहीं जा सकते। रिक्वेस्ट करी, उन्होंने बताया, वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि हम लोग 24 हैं, हम लोग भारतीय नागरिक हैं, हमें जाने दिया जाए, हमारा और कोई इंटेंशन नहीं है, हम ईरान के नहीं हैं, हम ओमान के नहीं हैं, हम कहीं और के नहीं हैं, हम भारत के हैं। ये बात सुनने के बाद भी जब यूएस की मिलिट्री ने स्ट्राइक किया, इससे क्या समझ आता है कि हमारे यूएस के साथ रिलेशन तो अच्छे हैं ही नहीं ना। अदरवाइज हिम्मत है नहीं, कोई भी देश के साथ, मान लो हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, आपके परिवार का कोई सदस्य मेरे परिवार वाले को जान से मार देता है, ठीक है, दोस्ती तो नहीं हुई। दोस्त नहीं है ना। नहीं, और फिर अगर मान लो उसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ कि यार हम दोनों तो अच्छे दोस्त हैं ना, तो फिर तो ढोंग कर रहे हो आप। ढोंग, बेवकूफ़ी या जो भी बोल दो आप, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। उसके बाद मज़े की बात सुनो, इसके बाद हमने हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उन्होंने समन किया उनके कंसुलेट को कि आओ ज़रा बातचीत करते हैं कि ये क्यों हुआ है। फिर से समन करते हैं, आओ ज़रा बातचीत करते हैं। फिर खबर आती है कि हमने अमेरिका के साथ डील साइन करी है, कर रही है, अभी मुझे मालूम नहीं है कि हो गई है कि नहीं, कि हम अपने बहुत ही अच्छे मिनरल्स हम उन्हें देंगे, देश के मिनरल्स। क्यों देंगे? क्योंकि आपने हमारे 3 लोगों को मारा, इसलिए देंगे। हाँ, मतलब जब भी अगर हम चाइना के साथ कंपेयर करें ना, जब भी यूएस ने चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं, कुछ भी किया है, चाइना ने और ज़्यादा सैंक्शंस लगाए हैं, और उसकी वजह से हमेशा यूएसए डरा है। हमारी तरफ से ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कभी। 100% टैरिफ हो गया, 150% हो गया, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। दिक्कत तो आम आदमी को होगी ना। आम आदमी की होगी, आम बिजनेसमैन को होगी, जो वहाँ पे एक्सपोर्ट करेगा, उसको दिक्कत होगी कि उसका सामान बिकेगा नहीं वहाँ पे। सरकार क्या कर रही है इस पर? उनको थोड़ी कुछ दिक्कत हो रही है। सी, इन द एंड सरकारों को भी समझ आना चाहिए कि आम आदमी इतनी बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, उनको समझ आता है। हम कितना भी मोदी कर लें, हमें पता है कि इंटरनली हम बहुत कमज़ोर हैं। ट्रू, फैक्ट है। फैक्ट है। यूएसए का कहाँ से हिम्मत होगी कि हमारे देश को हेल होल बोले? ट्रम्प बोलता है कि इंडिया इज़ अ हेल होल। कहाँ से हिम्मत होगी? उसको पता है ना कि है। मैं आपको बोलती हूँ कि अगर मान लो हम पॉडकास्ट शुरू होने से पहले भी मैंने आपसे पूछा था कि मान लो आप सड़क पे आपके साथ भगवान न करे कोई दुर्घटना होती है, कितना टाइम लगेगा एम्बुलेंस को आने में? आपने मुझे बोला था कि आधा घंटा, 1 घंटा, नहीं, 1.5 से 2 घंटा लगेगा। 15 मिनट वो आपका वेस्ट करेगा कि ये पता करने के लिए आप हो कहाँ पे। आपसे पूछा जाएगा ज़िला, डिस्ट्रिक्ट, दोनों सेम ही होते हैं वैसे। इसके बाद पूछा जाएगा आपके नियरेस्ट पुलिस चौकी कौन सी है। अरे जो बंदा सड़क दुर्घटना में गिरा है उसको क्या पता है यार उस समय क्या हो रहा है, या उसके बगल में जो उसके साथ है या कोई भी रैंडम बंदा जा रहा है उसको क्या पता। मैं आपसे पूछती हूँ कि ये इस जगह का ज़िला बताओ ज़रा, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है, बता पाओगे आप? हम नॉर्मली बैठे हैं, अपने होश में हैं, हमें नहीं पता। तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बंदा क्रिटिकल है या जिसके रिलेटिव क्रिटिकल है वो बता पाएगा? कैसे बता पाएगा? कहाँ से बताएगा? ये तो हेल होल वाली बात होगी। नियरेस्ट कोई एम्बुलेंस नहीं आपको मिलेगी, आप पूरी इन्फॉर्मेशन भी दे दो फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे टाइम पे। अब सही आप अर्बन सिटी में हो, उसके बाद गाँव को तो आप भूल ही जाओ, उधर तो और बुरा हाल है। बात यहाँ पर ये आती है कि अगर हम अपने आप को किसी और देश से कंपेयर कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल से होना चाहिए कि वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं। मालवीय नगर में आग लग जाती है, ठीक है, ओनर को अरेस्ट किया जाता है, साथ में कुक को भी अरेस्ट किया जाता है। क्यों? उसने खाना बना रहा था, उसकी वजह से आग लगी। उसकी क्या गलती यार? उसने जान के थोड़ी लगाई। वो 65 ईयर्स के थे,
उनकी क्या गलती? उनको पुलिस उठा कर ले जाती है। वो तो अच्छा, वो कई लोगों ने आवाज़ उठाई, फिर उसके बाद क्योंकि वो उत्तराखंड के थे तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी आवाज़ उठाई कि ऐसे कैसे उठा कर ले जा रहे हो वगैरह करके। बट अगर कोई आवाज़ ना उठाए, किसी को पता ना हो, फिर मालवीय नगर, दिल्ली के कई सारे इलाके ऐसे हैं जो कि बहुत कंजस्टेड हैं जी। वहाँ पर होटल खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, कोई उनके पास वो नहीं है, फायर सेफ्टी का कुछ इक्विपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, ना कोई लाइसेंस है, ना कोई एनओसी ले रखी, कुछ भी नहीं है, फिर भी चल रहे हैं सालों सालों से। क्या एक्शन लिया जा रहा है? कुछ भी। लोग मर जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं तो ये समझती हूँ कि हमारे देश के नेताओं को लगता है कि 140 करोड़ की आबादी है, 2 4 या 100 200 मर भी जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? उनके दिमाग में यही चलता होगा ना। जब तक आपके घर के लोग नहीं मरेंगे तब तक तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं। बात यहाँ पे ये आ जाती है, हम अपने आप को किसी और देश से कंपेयर कर ही नहीं सकते। इवन इसके बाद भी जो ये हुआ तो हमारी गवर्नमेंट खुद ही कह रही हम थोड़े रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कौन है? आप क्यों गए वहाँ, क्या किया आपने, कौन क्यों है? ट्रैवल किया? गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं आया, उनके IT सेल के एक बंदे से आया। नाम मैं लूँगी, मैं क्यों नहीं लूँ? जब आप ओपनली ऐसा बकवास लिख सकते हो तो मैं नाम क्यों नहीं लूँ? नाम है ऋषि बगरी, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है निर्मला सीतारमण से, IT सेल का है, उसके फादर भी कुछ हैं BJP में। ही सेज ध्रुव राठी को रिप्लाई करते हुए कि जब सरकार ने बोला है कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते, मत करो वगैरह करके, बहुत सेंसिटिव है, अभी एडवाइजरी इशू करी, तो आप क्यों अपने काम पे जा रहे हो, क्यों एम्प्लॉयर की बात सुन रहे हो वगैरह करके उसने ऐसा कुछ लिखा। अरे यार, मुझे एक बात बताओ, कई सारी कंपनीज होती हैं जो अपने एम्प्लॉय को नहीं जाने देती हैं। वो बोलती है अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, अदरवाइज तुम्हें इतनी पेनल्टी पड़ेगी। वो कैसे आएगा? उससे अपना घर भी तो पालना है ना। बिल्कुल। यहाँ तो ऐसा तो नहीं है कि तुमने एडवाइजरी निकाली और तुम बोल रहे हो कि बंदा आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, हम तुमको लेके आते हैं, हम तुमको पालेंगे, तुम्हारा परिवार पालेंगे। पॉसिबल नहीं है। तो तुम कैसे वेज बातें करो कि यार हो जाएगा, आ जाओ वापस? कैसे? पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इन चीज़ों में जब मैंने ये ट्वीट पढ़ा, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मुझे बहुत गुस्सा आया। ओके। जो लोग मर चुके हैं, जिनके परिवार वालों को पता ही नहीं कि बॉडी मिलेगी नहीं मिलेगी, किसी को मिली नहीं मिली, कुछ पता नहीं है। आप उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो कि सरकार कैसे रिस्पॉन्सिबल है? सरकार ही तो है। अगर आप इतना बताते हो हम लोग इतने बड़े विश्वगुरु हैं, तो कैसे हिम्मत हो गई USA की ये बात जानने के बाद कि सारे इंडियंस हैं, सारे के सारे इंडियंस हैं, उसके बाद स्ट्राइक करने की कैसे हिम्मत हो गई? हम तो विश्वगुरु हैं ना, कैसे हिम्मत हो रही है? हमारे देश का बंदा चाहे किसी भी देश में हो, चाहे नॉर्थ कोरिया में क्यों ना हो, किसी में हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हमारे देश के बंदे को ऐसा कुछ करे। बिल्कुल। आप में, मैं एज अ, मान लो अगर आप सरकार में हो, क्या आप में हिम्मत है कि USA के किसी बंदे को उड़ा दो? नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। नॉट पॉसिबल। इवन किसी भी देश के। अगर हम विश्वगुरु हैं तो किसी में हिम्मत नहीं होनी चाहिए। अगर हिम्मत हो रही है तो हम विश्वगुरु नहीं हैं। साफ सीधी बात। तो अब थोड़ा सा इंडियन सिविक सेंस की तरफ आ जाते हैं। हम अक्सर देखते हैं जब भी बाहर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो इंडियंस को अक्सर ट्रोल किया जाता है इस चीज़ को लेके कि इनके पास सिविक सेंस नहीं है, लोग बहुत गंदे हैं, इनफैक्ट पजीत भी बोला जाता है हमको। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? नो डाउट कि इंडियन की सिविक सेंस बहुत वर्स्ट है। हम शुरुआत से जो करते आ रहे हैं हम वही कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हमें टोका नहीं जाएगा किसी को भी, तब तक हम सुधरेंगे नहीं। अगर फॉरेन कंट्रीज़ में हमें ट्रोल किया जा रहा है, वो हमारी ही गलतियों की वजह से कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी, फॉरेनर आई थी इंडिया में, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा था, तो वो थोड़ी मुस्लिम लोकेलिटी में गई थी, वहाँ पे मस्जिद वगैरह थी, कुछ चल रहा था, फेस्टिवल चल रहा था उनका। वहाँ पर बच्चा आइसक्रीम खा के छिलका नीचे फेंक देता है, तो वो उसको डांटती है कि तुम इसको उठा के डस्टबिन फेंको। वो उल्टा उसको ह्यूमिलेट करने की कोशिश करता है। छोटा सा बच्चा था, आई गेस 5-8 साल का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 5-4 साल का बच्चा? 5-6-7 इतने साल का होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं था वो। इट मीन्स हमारे ही दिमाग में डाला हुआ है कि ये जो सड़क है ना, ये कचरा ही है, फेंको। सड़क पे फेंको, क्या ही फ़र्क पड़ता है? कौन देख रहा है? कौन, किसी क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो चलो बच्चा है, एडल्ट्स ये सब करते हैं। हमें ये सिखाया ही नहीं गया कि सड़क पे कचरा नहीं फेंकना है। अगर आपके पास कोई कचरा है, आप उसको बैग में डालो, पॉकेट में डालो, घर जाके आप डस्टबिन फेंको, या कहीं और डस्टबिन दिख रहा है वहाँ पे फेंको। सामने डस्टबिन पड़ा होगा फिर भी हम डस्टबिन में नहीं डालेंगे। तो यार यहाँ पर सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार का काम ये नहीं है कि आपको सिखाए, डेफिनेटली नहीं कर सकती। या तो हो सकता है कि सरकार एजुकेशन सिस्टम में ही इंक्लूड कर दे सिविक सेंस की चैप्टर, बट कितनी चीज़ें इंक्लूड करेगा यार? और जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, स्कूल से निकल चुके हैं, अब उनका क्या? और जो अनएजुकेटेड है उनका क्या? कौन सिखाएगा? अब इन चीज़ों की वजह से हम लोग जो ऐसे लोग हैं जो
एक्चुअल में ध्यान देते हैं, Follow कचरा करते नहीं हैं। करना है, ड्राइविंग सही से करनी वो भी है, बदनाम है। वो भी बदनाम होते हैं। एट द एंड है तो इंडियन सी। वही बात है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी आती है कि कोई भी इंडियन या इंडियन जैसा दिखने वाला फॉरेन कंट्री में कुछ गलत करता है, उसको इंडियन ही बोला जाता है। वहाँ पे पाकिस्तानी भी हो सकता है, श्रीलंकन भी हो सकता है, नेपाली भी हो सकता है, बांग्लादेशी भी हो सकता है, सारे एक जैसे दिखते हैं। एक जैसे दिखते हैं एशियंस हम, सारे सारे एक साउथ जैसे एशियंस दिखते इन हैं, फैक्ट। सारे एक जैसे दिखते हैं। अब उस चक्कर में इंडियन ही ट्रोल होता है। अब एक वीडियो सामने आई थी, इसी से मुझे याद आया, एक वीडियो सामने आई थी, वहाँ पर एक लड़की गाड़ी पे मारती है जी। एंड फिर उसको ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि मुझे इंश्योरेंस चाहिए। लंदन की वीडियो थी वो, बर्मिंगम की थी या कहाँ की थी मुझे याद नहीं है, वो टिकटॉक वीडियो थी। ओके। ठीक है, वो स्टेज थी, मतलब उसको स्क्रिप्टेड बनाया हुआ था, Okay. वो स्क्रिप्टेड वीडियो थी। ऐसा दिखाया जाता था कि इंडियंस जो है इस टाइप से करते हैं, ओह स्क्रिप्टेड थी वो, एकदम स्क्रिप्टेड थी। उसी टाइप की और भी उसी क्रिएटर ने और वीडियोस बनाई थी सेम लड़की के साथ। ओके। बंदा भी सेम है, बंदा दिखा नहीं रहा अपना चेहरा, वो सिर्फ उसकी ऑडियो आ रही है, सब कुछ सेम था। कभी लड़की ऐसे ठक ठक करती है, मैंने तुम्हारे गाड़ी पे, वो इंग्लिश में बोलते हैं, मैंने तुम्हारी गाड़ी में वो सफाई की है, अब मुझे दो $100 दो। ऐसे वीडियोस दिखाए हैं कि पाउंड्स दो, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे पैसे चाहिए। ओके। ऐसा दिखाया जाता है कि इंडियन स्टूडेंट्स यूके यूएस में जाके भीख मांगते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, किसी ना किसी तरह से पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। वो सारी की सारी वीडियो स्क्रिप्टेड थी। मैंने उसके रिगार्डिंग ट्वीट डाला, मुझे मालूम चल गया था ये स्क्रिप्टेड है, क्योंकि मैंने सेम एग्जैक्ट लड़की वाली वीडियो मैंने और भी सारी देखी थी। मैंने सोर्स निकालने की कोशिश करी कि कहाँ से आया ये वीडियो। तो एक इलेक्ट्रॉन करके इंस्टाग्राम का अकाउंट था, वो नॉर्मल पोस्ट नहीं डालते थे, नॉर्मल रील नहीं डालते थे, वो ट्रायल रील डालते थे। उनकी प्रोफाइल में आपको कुछ नहीं दिखेगा, ट्रायल में डालते थे। ट्रायल से वो सारी वीडियोस वायरल हुई थी और मुझे दिख गया था, तरीका होता है देखने का, वो दिख गया था। वो सारी की मैंने डाउनलोड करी, सारी वीडियोस डाउनलोड करी। इंटरेस्टिंगली हमारे इंडिया के सारे मीडिया पब्लिकेशंस ने उसको कोट किया हुआ था, ये दिखाते हुए कि इंडियंस वहाँ पर जाकर ऐसा कर रहे हैं, जबकि वो लड़की श्रीलंकन थी। वो लड़की श्रीलंकन थी, सारा स्क्रिप्टेड है, स्टेज है, टिकटॉक पे डाला जा रहा है पैसा कमाने के लिए, क्योंकि टिकटॉक पैसा देता है बहुत अच्छा। और इंडियंस गलत बदनाम हैं हो ये रहे हैं। दिखाने के लिए लोग देखते भी हैं, और फिर वही हमें कोट किए जाती है हर जगह पे, देखो तुम्हारे लोग ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ पर कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंडियन मीडिया है, बिना फैक्ट चेक किए आप हर चीज़ को एम्पलीफाई कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडियन मीडिया के साथ है। इंडियन मीडिया हर चीज़ को दिखाती है, फैक्ट चेक कभी नहीं मैं करते। आपको बताती हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे मैंने देखी थी, किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ था, मैंने ट्विटर पे डाली और पोस्ट करी। ट्विटर पे मेरा प्रोफाइल लगा हुआ है, फ़ोटो है मेरी, हर चीज़ है। मीडिया वालों को लगा वो मैं हूँ, उन्होंने न्यूज़ छाप दी कि दिव्या गडोत्रा टंडन के साथ ये सब चीज़ें हुई है। मैंने कहा पागल लोग। और फिर ऑडेसिटी तो देखो, एक मीडिया पब्लिकेशन का जर्नलिस्ट मुझे मैसेज करता है कि अपना नंबर दीजिए। मैंने नंबर दिया, मुझे कॉल करता है, आपके साथ ये घटना हुई है, आपको कैसा लग रहा है? मैंने कहा मेरे साथ नहीं हुई है। एक सेकंड, कैसा लग रहा है, क्या होता है? कोई बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि कैसा लग रहा है, मैं शेयर करूँ अपना एक्सपीरियंस। लिटरली उन्होंने ऐसे ही बोला। मैंने कहा पहली बात, मेरे साथ ये चीज़ नहीं हुई है, आप मेरा प्रोफाइल देख सकते हो, मैंने कैप्शन में लिखा हुआ है विद अ वुमेन। वुमेन का मैंने यूज़र नेम भी डाला हुआ है कि इस वुमेन के साथ हुआ है, इंस्टाग्राम का यूज़र नेम डाला है। आप पढ़ते नहीं हो क्या, या सिर्फ वीडियो देख के कर चालू हो जाते हो? हाँ। मतलब मुझे समझ नहीं आता ये मीडिया वाले लोग कर हाँ, किसको हायर कर रखा है यार? फ्रीलांसर्स को हायर कर रखा है क्या? बुरा लगा मुझे फ्रीलांसर सुन के। नहीं मजाक कर रहा हूँ। नहीं, आई मीन टू से कि आप ऐसे लोगों को रखो ना जो इनएक्सपीरियंस, सॉरी, पता हो, जिसको लिटरली पता हो कि कैसे जर्नलिज्म की जाती है, कैसे काम किया जाता है। कैसे काम किया जाता है। इनफैक्ट एक क्रिएटर थे इंडिया के एक 2-3 क्रिएटर, जैसे एक विकांशु हैं, एक अनिल सिंह हैं, उनके साथ किया था Right, पाकिस्तानी right, वाला कि right. उन्होंने पाकिस्तानी एक्सेंट में बोला तो दे इतना आर बड़ा पाकिस्तानी। न्यूज़ चैनल वही, डीडी न्यूज़, वही। उसके इतने बड़े सुधीर चौधरी वो चला रहे हैं कि पाकिस्तानी वालों को बड़ा ही हंसी आ रही है, मजा आ रहा है ऑपरेशन उसके सिंदूर पे। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर वाला ऑपरेशन नहीं, सिंदूर वाला था धुरंधर शायद। वाला, धुरंधर के ऊपर रिएक्शन वो देख शायद रहे हैं। विकांशु का था और अनिल विकांशु। सिंह के साथ ऑपरेशन सिंदूर पे हुआ था। हाँ, उस पे वो लोग वीडियो बना रहे हैं। मैंने कहा यार क्या पागल लोग हैं। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, और लिटरली उन्होंने अपोलोजाइज भी नहीं किया। हाँ, वो तो कभी नहीं करेंगे। नहीं करते। आप उल्टी पुल्टी खबरें चला रहे हो, हाँ, और देख भी नहीं रहे हो, फैक्ट चेक भी नहीं कर रहे हो। जस्ट इमेजिन कि कोई जिसको नहीं पता वो लोग कौन है एक्चुअली में, हाँ। और वो चलते हुए देख रहे तो कहेंगे यार ये तो वो बंदा है यार, ये तो पाकिस्तानी, और यहाँ क्या कर रहा पाकिस्तान से कैसे है। आ हाँ, गलत वो इंटरप्रिटेशन अलग करेंगे उस वही। इंसान का। बात वही है। इवन आपने अभी जो बताया कि 2-3 केस शेयर करे, इनफैक्ट अभी रिसेंटली भी तो हुआ था, एक 74 ईयर ओल्ड को कैब ड्राइवर ने मारा था, उन्होंने बस प्यार से बोला था कि आप यहाँ थूको मत। हाँ, तो उसके वो ऊपर भी मैंने सिविक बात करी सेंस पे थी। आएगा पूरा प्रॉपर। सी
प्रॉब्लम ये होती है ना, हम इंडियंस की ऐसी मेंटालिटी है, हम खुद सही करेंगे नहीं और कोई अगर हमें करने की कोशिश करेगा हम वो सुनेंगे भी नहीं। उस आदमी को, बुजुर्ग आदमी ने यही बोला था कि तुम यहाँ पर थूको मत या पानी मत फेंको, जो भी वो कर रहा था, क्योंकि उसके ऊपर छींटे पड़ी थी। उसे इतनी सी बात करी कि पास में, तो ऑब्वियस सी बात है, पास में सुलभ शौचालय है, तुम वहाँ पर जाके करो जो करना है, तुम बीच सड़क पे क्यों कर रहे हो। इस बात पे वो भड़क गया और मे भी शायद इंग्लिश में बोला हो, क्योंकि वो पारसी थे, तो पारसी लोग ज़्यादातर इंग्लिश प्रेफर करते हैं, मराठी बहुत कम ही करते हैं। करते भी होंगे तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसने इंग्लिश में बोला होगा, उसको वहाँ पे भी ईगो हर्ट हो गया, इंग्लिश में कैसे बोल दिया तूने। वीडियो में वो आगे बोलता है, इंग्लिश बोलता है, आगे गाली दी। तो प्रॉब्लम ये है ना, हम लोग समझते नहीं हैं, हमें चाहिए नहीं कोई हमें सुधारे। इसी से मेरा एक थोड़ा भी क्वेश्चन डेवलप हुआ, हमने थोड़ा मेंटालिटी की बात करी, तो अभी रिसेंटली प्रणीत मोरे का एक वो चल रहा है शो, जिसमें कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स थे दोनों एंड से। एक बार आई गेस सेजल नाम है लड़की का और एक का नाम हिमांशु है आई गेस, तो उस पर क्या कमेंट आपके? जितने भी इस टाइप के शोज़ हैं, इससे पहले समय रैना का शो आया था, द लेटेंट शो, उसमें भी सेम चीज़ थी कि आप एक बाउंड्री को क्रॉस मत करो। बट आई हैव अ क्वेश्चन इन दैट, जैसे आपने बताया कि एक बाउंड्री को क्रॉस मत करो, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वीडियो वाज मेंबर्स ओनली, बाद में पब्लिक भी हुई थी, नहीं तो फिर उसके रील्स वगैरह, चलो ठीक रील्स है, वगैरह मेंबर्स ओनली है, दैट वीडियो वाज मेंबर ओनली। तो इफ़ यू आर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर चैनल और आप कहीं ना कहीं 18 से कम हो, तो आपका क्या मतलब है वहाँ होने का, और आप वो देख क्यों रहे हो? आप एक्चुअली वहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या हुई थी, जिसने ये बात कही थी कि क्या आप अपने माता पिता को करते, जो भी है, जिसने बात बोली थी उसका वो है ही नहीं। हाँ, उसका परसेप्शन लोगों के लिए लोगों वो के नहीं लिए है कि ये वैसा- ऐसा वैसा इंसान नहीं है। है। समय बोलते तो शायद लोगों को हाँ, लगता कि समय बोलता तो ये शायद तो बोलता फर्क ही है, पड़ता हाँ। लोगों को, कोई देखता ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं था, इतना कंट्रोवर्सी होता ही ना। जब उस लड़के ने बोला ना, उसके बाद लोगों ने आउटरीच किया कि यार ये क्या बात हुई, हम तुमको अपना आइडल मानते हैं, तुम योगा की बातें करते हो, तुम स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हो, और तुम ये सब क्या कर तुम रहे ये हो? सब क्या कर रहे हो। वहाँ से वो कंट्रोवर्सी हुई कि बाउंड्रीज होनी चाहिए। आप अपना कंटेंट बना रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, उसमें एक सभ्यता होनी चाहिए। ऑब्वियसली आप स्टैंड अप कॉमिक कर रहे हो, वहाँ पे सभ्यता नहीं आ सकती है, क्योंकि आपने किसी ना किसी को ट्रोल करना है या खुद को करना है या किसी चीज़ को करना है। बट बात वहीं पे घूम फिर कर आ जाती है कि आप क्या अपनी ऑडियंस को दे रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपके पास ऑप्शन था एडिटिंग में, आप उसको कट करा सकते थे, आपने नहीं कराया। इस पे ही समय रैना जी ने बोला भी तो था, कहता रणवीर ने वो वाला क्वेश्चन 5 से 6 बार पूछा था, हाँ मैंने 4-5 कटवा दिए, एक छोड़ दिया, वही बात है, वहीं फंस गए। वही फंस गए। इसीलिए जब भी आप कोई कंटेंट डाल रहे हो ना, कोई भी, मैं अपने लिए भी बोलती हूँ, मैं कोई भी अगर कंटेंट डाल रही हूँ ना, 4 से 5 बार देखो कि कहीं पे आपने कुछ ऐसा वर्ड या कोई ऐसा सेंटेंस तो नहीं बोला है जो कि किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता है। अब प्रणीत मोरे वाला जो हुआ, उसमें उसकी तो मेंबरशिप वाली नहीं थी ना, उसकी पब्लिक वीडियोस थी, और उसका कंटेंट भी वैसा ही है हमेशा से। अगर आप उसके पुराने वीडियोस भी देखोगे, उसमें उसने इस टाइप की बातें करी हैं, और भी इसी टाइप के बहुत सारे कॉमेडियंस हैं, वो इसी टाइप की बातें करते हैं। ठीक है, लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना, सेक्सुअल चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखना, क्योंकि वहाँ पे अट्रैक्शन मिलता है, व्यूज़ आते हैं, इंगेजमेंट आती है। तो इसकी वजह से जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये इसी चीज़ को प्रमोट भी करते हैं। अब प्रणीत मोरे वाले में क्या हुआ, उसके पास ऑप्शन था, वो उस लड़के को चुप करा सकता था कि आगे मत बोल, तूने जो बोला वो गलत है, तू किसी लड़की को पार्क में लेके जा रहा है, फिर तू बोल रहा मैं ऐसे कर रहा, फिर 370 वाला तूने बोला कि अब तो मैं वसूल करूँगा, तो बीच में रोक सकता था। इसके पास ऑप्शन था कि अगर वही बीच में रोकता तो शायद इसकी आज प्रेज हो रही होती कि यार कितना सही बंदा है, इसने रोका, इसको पता है कि बाउंड्रीज क्या है, इसने रोका नहीं, उसने उसको उल्टा पैसे दिए कि यार मैं तेरे को रिवॉर्ड करता हूँ, तूने बड़ा हंसाया, मज़ा आ गया। ये चीज़ हुई, वहाँ पर सबको गुस्सा आया कि यार तुम इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो। फिर वो लड़की वाला केस हुआ, वो डॉक्टर है, MBBS फाइनल ईयर होगी या हो गया होगा, पासवर्ड मुझे मालूम नहीं है। वो बोलती है कि मैंने कैडेवर के ऊपर जो डेड बॉडी होती है उसके ऊपर हम लोग ऐसे साइज वगैरह का देखते थे, बहुत अश्लीलता भरी पड़ी थी उस वीडियो के अंदर। अब जो कैडेवर होते हैं ना, मेडिकल में इनकी पूजा, मतलब हाथ जोड़े जाते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपसे सीख पाएँ। किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है, किसी भी परिवार के लिए, किसी व्यक्ति के लिए ये बोल देना कि मेरी बॉडी को रिसर्च पर्पस के लिए ले लो, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में या किसी भी रिलीजन में जब तब तक मोक्ष नहीं मिलता जब तक हम 5 तत्वों से नहीं मिलाते हैं अपनी बॉडी को, ठीक है, मृत्यु के बाद।
जलवायु वगैरह, अग्नि, जितने भी 5 तत्व हैं उनसे मिलाना होता है, आग में वो करना होता है, जी बिल्कुल। फ्यूनरल होता है, प्रॉपरली पूजा होती है, सब कुछ होता है। अब वो व्यक्ति, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, अब मुस्लिम्स में भी होता है कि हमें दफनाना होता है, किसी भी रिलीजन का हो, उसने अगर ये आपको अथॉरिटी दी है कि आप मेरी बॉडी के ऊपर टेस्ट कर सकते हो, सीख सकते हो कि किस तरह से ऑपरेशन होता है, जो भी होता है, यू शुड रिस्पेक्ट दैट। आप बोल रहे हो कि साइज़ क्या है, फिर उसने बोला, फिर एक और वीडियो सामने आती है, स्टूडेंट्स की ही आती है, वो फन वे में बोलते हैं, 3 लड़के, एक लड़की थी, 2 लड़के थे, वो बोलते हैं हमने तो यार लड़की का तो पहली बार देखा था, ये वीडियो इंटरनेट पे है, हमने तो लड़की का पहली बार देखा था, हमें तो बड़ा मज़ा आया था, हमने उसका कान काट के घर ले गया, हमारा एक दोस्त था, वो इतना वो था क्या बोल बदमाश टाइप था, उसने गाली वगैरह दी थी, तो उसने इस टाइप से वीडियो बनाया कि हमने तो लड़की पहली बार देखी तो हमें बड़ा मज़ा आ रहा था देख के। सोचो, अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी मदर हो या सिस्टर हो या आपके फादर हो, आप ऐसे डॉक्टर से एग्जामिन करवाओ? कैसे आप करवा सकते हो कि जिसके दिमाग में ही वो गंदगी चल रही है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको ये ट्रस्ट होता है कि ये हमें प्रॉपरली एग्जामिन करेगा, हमें डायग्नोसिस होगा, सही से होगा। नहीं तो आप तो कभी भी अपने दिखा ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। एक रिस्पेक्ट होगी, एक रिस्पेक्ट जो होती है वो ख़त्म हो जाती है जब आपको पता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। अब जो ये नई जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं, इनको हर चीज़ फ़न में है, फ़न में लेते हैं। मेरे कमेंट में किसी ने बोला था मुझे कि इन लोगों की लाइफ बड़ी मुश्किल होती है, मतलब बहुत सारे आवर्स होते हैं पढ़ाई के, उसकी वजह से वो स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए इस टाइप की बातें करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं। स्ट्रेस रिलीज करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, दैट डजंट मेक एनी सेंस। बहुत सारे तरीके होते हैं ऑफ कोर्स, बिल्कुल, बट जो व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा करके आया है, आप उसके साथ ऐसा मजाक कर रहे हो, वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं हो सकता है। आप अपना स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए, आप ऐसा तो है नहीं ना कि आपने उसका पेट का सर्जरी करना था, आप उसके टांग का सर्जरी कर दो, ये तो नहीं हो सकता ना, पॉसिबिलिटी नहीं है। जब आप किसी प्रोफेशन में हो, या तो आप उस प्रोफेशन में घुसो मत अगर आपको सीरियसनेस नहीं है, अगर आप घुस रहे हो तो फिर वो सीरियसनेस होनी चाहिए। आपको अपनी मेंटालिटी एकदम क्लीन रखनी चाहिए, एकदम ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैं कान काट लूँगा सीखने के टाइम पर, हाथ काट लूँगा, हाथ काट के गलत उल्टा पुल्टा काम करूँ, वो गलत है। जो गलत है वो गलत है। ऊपर से फिर हमारे लॉज भी बहुत बायस्ड हैं और वुमेन के तरफ देखें तो अगर उस लड़की का आउटरीच नहीं होता ना, सेजल पवार वाला, वो बच के निकल जाती इजीली, आराम से, कोई एक्शन नहीं होता अगर आउटरीच नहीं होता। बहुत लोगों ने, इंक्लूडिंग मैंने, बहुत लोगों ने आउटरीच किया कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, इन जैसे स्टूडेंट्स के ऊपर होनी चाहिए जो कैरियर के साथ इस तरह का मजाक करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं और पूरे डॉक्टर्स की कम्युनिटी को इंसल्ट करते हैं। हाँ, बदनाम करते हैं। आउटरीच अगर नहीं होता तो एफआईआर भी नहीं होती। 3 लोगों के खिलाफ में एफआईआर हुई, हिमांशु, सेजल और प्रणीत, इन तीनों के खिलाफ में हुई है। अब यहाँ पर बात ये भी आती है ना कि ये सारे लोग, ऐसा तो नहीं है ना कि यही लोग हैं, बहुत उस शो में जो हिमांशु वाला शो था, उस शो में कितने सारे लड़के थे जो हंस रहे थे, हर कोई हंस रहा, लड़कियां भी थी उसमें, वो भी हंस रही थी। उन्होंने क्यों नहीं पॉइंट आउट किया? उस शो में किसी ने क्यों नहीं उठ के बोला कि यार तू गलत बोल रहा है, तेरी बहन भी तो हो सकती थी वो, क्यों नहीं बोला? अब वहीं पर जो सेजल वाला शो था, उसी में जो लड़के गड़ाके मार के हंस रहे हैं, लड़कियां गड़ाके मार के हंस रही हैं, कल को अगर तुम्हारे माँ बाप के, भगवान ना करे, तुम्हारे माँ बाप ने बोला कि हम अपने आप बॉडी को रिसर्च के लिए देते हैं, मेडिकल रिसर्च के लिए देते हैं, और तुम्हें पता चले कि तुम्हारी माँ की बॉडी के साथ या बाकी बॉडी के साथ ये लोग ये कर रहे हैं, ऐसे कमेंट पास कर रहे हैं, तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत बुरा। तुम कैसे गड़ाके मार के हंसोगे? बात वही आ जाती है। जब तक आप खुद उठ के नहीं बोलोगे ना, तब तक ये चलता रहेगा। और इसमें फिर हिमांशु या सेजल ही सिर्फ जिम्मेदार नहीं है, वो सब लोग हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट थे, क्यों नहीं रोका? ओके। एक केस था अतुल सुभाष का, उस केस में उस व्यक्ति ने पूरा अपना 1-1.5 घंटे का वीडियो बनाया, 15-20 पेजेस के उसने डेथ नोट लिखे कि ये प्रॉब्लम्स हैं, मैं इस वजह से कर रहा हूँ, ये लोग जिम्मेदार हैं। क्या हुआ उनका? कुछ नहीं, दे आर फ्री। क्योंकि लॉ इतना बायस है। उनका जो बच्चा था उसकी कस्टडी भी उसकी माँ के पास ही है। अतुल सुभाष के माता पिता को दी नहीं। लेडी अभी भी बाहर है, थोड़े टाइम के लिए जेल में गई थी, बेल पे बाहर है अभी। जो जज को जिसको एक्यूज़ किया था उसकी प्रमोशन हो चुकी है, सीरियसली? यस। ओके। अब मुझे बताओ, ऐसी सिचुएशन में कोई आदमी क्या ही करेगा?
इवन कोई ट्रस्ट भी कैसे करेगा फिर अपने, नहीं करेगा। वही एक ना केस था, उसके ऊपर मैंने अपनी वीडियो बनाई थी। तो एक आदमी था, टीचर था शायद, उसकी 52,000 रुपीज़ सैलरी थी। ओके। उसको अपनी पत्नी से डाइवोर्स चाहिए था, मल्टीपल रीजंस से। वो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट में पिटिशन को डिनाई कर दिया जाता है, आई डोंट नो क्या रीजंस से। वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जब उसको पता चलता है कि यार खर्चे तो बहुत हैं और मेंटेनेंस ही मैं उसको 15,000 के करीब दे रहा हूँ, और एलुमनी की बात आएगी तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इतना बड़ा अमाउंट, 15-20 लाख से तो कम मांगेगी नहीं। बिल्कुल। तो उसने बोला कि मैं अपनी पिटिशन वापस लेना चाहता हूँ। कोर्ट ने बोला ठीक है, तुम पिटिशन वापस ले लो। लेडी से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने बोला कि हाँ पिटिशन वापस ले लो, क्योंकि मेरे पास भी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई मीन ऑफ लिविंग नहीं है। तो बट मुझे पैसे चाहिए क्योंकि मैंने बहुत खर्चा किया है सुप्रीम कोर्ट में आने का। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, पति मना करता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा। तो वो मेंटेनेंस का अमाउंट भी बढ़ा देता है आई गेस, और उसमें ये भी बोलता है कि तुम्हें जो इसने खर्चा किया है महिला ने वो भी तुम्हें देना पड़ेगा। आई गेस 50,000 या हाँ 50,000 समथिंग और देने पड़ेंगे। बंदा खुद कहाँ से गुजारा करेगा? सारा पैसा अगर वहाँ पे दे देगा तो कहाँ से गुजारा करेगा? ऐसी चीज़ें सामने आती है ना कि या तो लेडी सक्षम है फिर भी वो पैसे मांग रही है, सक्षम अगर नहीं है, अगर वो दिखा रही है कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, तो जॉब करो ना। तो इक्वालिटी की बात इक्वालिटी की बात कर रहे हो तो फिर करो। तुम्हें क्यों बीक चाहिए किसी की? अगर तुम्हें इक्वालिटी में इतना ही इंटरेस्ट है तो तुम पैसे क्यों मांग रही हो? ज़्यादा से ज़्यादा तुम बच्चे को मेंटेन करने के पैसे मांगो, बट उसके लिए भी तुम ऐसा बोलो कि 6 महीने मेरे पास रहेगा, 6 महीने मेरे पति के पास रहेगा, या 1 महीना मेरे पास, 1 महीने मेरे पति के पास रहेगा, उससे मैनेज हो जाएगा। इनफैक्ट इसमें एक चीज़ ये भी आती है ना कि अगर आपको ये लगता है कि आप बच्चे को मेंटेन करने के लिए पैसे मांग रहे हो तो आप पति के पास ही छोड़ दो अपने। बट कोर्ट नहीं मानता ना। कोर्ट नहीं मानता। कोर्ट कहता है कि जो छोटा बच्चा होता है वो उसको माँ की ज़रूरत है, माँ चाहिए उसको। और माँ को क्या चाहिए? एलिमनी। मैं वही बोलने वाला था, मेंटेनेंस। तो वो चाहिए। अब किसी भी मिडिल क्लास आदमी के लिए, अब रिच क्लास होगा तो वो तो ऑब्वियसली करोड़ों में दे देगा, वो दे देगा, उसको कोई इशू नहीं है। एक आदमी जिसके माता पिता खुद बुजुर्ग हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, कभी हॉस्पिटल लेकर जाने हैं, कितने खर्चे होते हैं, उसके साथ साथ वो एक फिक्स्ड अमाउंट अगर वो अपनी पत्नी को भेज रहा है, कितना मुश्किल हो जाएगा। हाँ ये बात अलग है अगर पत्नी साथ में रह रही है, उसके बाद अगर वो खर्चा कर रहा है वो अलग बात हो जाती है, क्योंकि वो सबके ऊपर खर्चा हो रहा है। अब अलग से एक अमाउंट दे रहे हो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोर्ट्स को ये समझना चाहिए, और जो भी हालात बना दिए हैं, जितने वुमेन सेंट्रिक लॉज बना दिए हैं खासकर फैमिली केसेस में, तो उसमें मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जहाँ पर एक पुरुष अपनी ही पत्नी के साथ का हत्या कर देगा जस्ट बिकॉज उसे मेंटेनेंस या एलिमनी न देना पड़े। ऐसा हो सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली होगा आने वाले टाइम में अगर लॉज को चेंज और नहीं करा गया। इंटरेस्टिंगली कितने सारे केसेस आते हैं जहाँ पर एक महिला ने अपने ही पति की हत्या कर दी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, उसके बाद भी कुछ खास उसके ऊपर एक्शन नहीं होता है। आउटरेज हो गया तो ठीक है, कुछ साल की सज़ा मिल जाएगी या ट्रायल चलता रहेगा, अदरवाइज कोई खास एक्शन नहीं। इवन लॉ इतना बायस है कि आप कुछ कर भी नहीं सकता अगर आप लड़के हो तो। क्या कर सकते हो? हाँ मतलब आप एक लड़का डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी फाइल नहीं कर सकता अगर उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। नहीं कर सकता, है ही नहीं, मतलब ऑप्शन ही नहीं है, वही हाँ क्लॉज ही नहीं है। हाँ कि आप मान लो मैंने बहुत सारी ट्विटर पे ना वीडियोस देखी जहाँ पर एक लेडी अपने हस्बैंड को बुरी तरह से पीट रही है और वो रिटेलिएट भी नहीं कर रहा, वो मार भी नहीं रहा, वो पिट रहा है, बीवी से भी पिट रहा है, बेटी से भी पिट रहा है। उस केस में वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। इवन वो वीडियो दिखा भी देगा तो आप डीवी का केस ही फाइल नहीं होगा। अरे पुलिस वाले हंसेंगे, अरे नामर्द कहीं का पिट रहा है। और नो डाउट ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर महिलाओं के साथ बहुत बुरा होता है, उनके ही परिवार इन लॉज जो हैं वो पूरी तरह से मारते हैं। हाँ, भी रिसेंटली वीडियोस भी कुछ सामने आई थी, बुरी तरह से मारते हैं। उनके लिए होने चाहिए ये सारे लॉज। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है ना, उनका ज़्यादा फोकस वहाँ पे होता है जहाँ पर फेक विक्टिम हो, फेक विक्टिम को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। जो एक्चुअल विक्टिम है वो से विक्टिम ही बन रहती है, वो स्ट्रगल करती है। एक FIR रजिस्टर करवाने में उसकी हालत ख़राब हो जाती है, बट जो अगर फेक है उसकी बहुत जल्दी हो जाएगी, उसमें मीडिया भी आ जाएगी, सब कुछ होगा। अभी रिसेंटली हमने वो भी देखा था, शिल्पा शिंदे भाभी जी घर पर वाली एक्ट्रेस, उन्होंने भी अभी बताया कि मैंने फेक एलिगेशन लगाया था, बट अब क्या उन पे कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। एंड इवन उन्होंने उसके बाद आके बोला आई डोंट गिव अ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। वही बात है। हाँ। आप सोचो ना, आप पैसे निकलवाने के लिए अपने डायरेक्टर के ऊपर, प्रोड्यूसर थे, हाँ, प्रोड्यूसर के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो,
उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की जो धज्जियां उड़ी। धज्जियां उड़ी हैं, उसके बाद शायद उसको काम पता नहीं मिले ना मिले, वो दोबारा उस इंडस्ट्री में रहे ना रहे, हमें नहीं या पता। कितनी बदनामी हुई होगी उस समय, बिल्कुल। उनके मान लो उनके बच्चे होंगे, फैमिली का, हाँ कितनी, आप सोचो कि हर बंदा उनके बारे में उस समय बात कर रहा था। उस समय उसने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, मैं अब उस पर नहीं जाऊंगी। बट इसकी वजह से सोचो कि जितनी भी इंडस्ट्री में लड़कियां हैं उनका एक्चुअल केस भी होता होगा ना, तो पुलिस बोलेगी नहीं तो झूठ बोल रही है, तेरा कोई नहीं है, तेरे को शायद पैसे निकलवाने हैं, इसके लिए तो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के ऊपर ऐसा एलिगेशन लगा रही है। ये प्रॉब्लम होगी और उस लेडी को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि तुमने एलिगेशन लगाया और 10 साल के बाद आप आउट ऑफ नो वेयर ये चीज़ रिवील कर रहे हो कि मैंने तो फेक केस किया था। और अब कोई एक्शन नहीं है। प्रॉब्लम ये है, एक्शन तब होगा बाई चांस अगर मान लो प्रोड्यूसर जाता है मीडिया में या पुलिस स्टेशन में जाता है केस करने के लिए, वो भी क्यों जाएगा यार? और अगर वो जाता भी तो मुझे लगता है उसे उसका वो time जस्टिस waste नहीं होगा, मिलेगा। वो टाइम वेस्ट होगा उसका, वही कोर्ट वगैरह के मुझे चक्कर लगता है में। कि ये लॉज के साथ साथ एक ये भी लॉ आना चाहिए, फेक केसेस और फेक जितने भी ये लगाते नहीं हैं ना, ये नहीं है, ये लगाने वालों ये के जिस साथ दिन तो लग गया ना उस दिन कईयों की वोट हाँ, लगेगी। वो बहुत फेक केसेस खत्म हो जाएंगे लगने, क्योंकि आप लोगों को पकड़े डर गए अगर लगेगा। फेक में, हाँ वो डर लोगों को लगेगा डर केस लगेगा। करने से। करेक्ट। ये जिस दिन लॉ आ गया ना कि अगर तुम पकड़ा गया एग्जामिनेशन में, क्रॉस एग्जामिनेशन में पकड़ा गया कि तुमने फेक केस किया हुआ है, उस दिन केसेस होना बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, फेक वाले इंडिया में बहुत केसेस कम हो जाएंगे, जजेस को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा, लॉयर्स को थोड़ा आराम मिल जिसको जाएगा। तो आराम ही है, उनको क्या परेशानी है? लॉयर्स कभी least lawyers। समर वेकेशन मिल जाता है, कभी विंटर वेकेशन मिल जाता है, कभी फॉरेन में घूमने चले जाते हैं। अभी आपने देखा नहीं सुप्रीम कोर्ट के कई सारे 70 लॉयर्स इंक्लूडिंग CJI और बहुत सारे जजेस भी थे शायद, हमारे जो लॉ मिनिस्टर, उसके बाद फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, सब गए थे लंदन में बैडमिंटन खेलने। देखो लाखों केसेस हैं इस समय कोर्ट्स में, लाखों में। कितने केसेस हैं जो 40 साल पुराने हैं। हाँ, बहुत साल पुराने एक चले जा रहे हैं। एक आदमी ने अपनी ज़मीन को, अपनी हक लेने के लिए, जिसकी ज़मीन को हथिया लिया गया था, उसका हक लेने के लिए एक टाइम पे केस किया। आज उसका पोता झेल रहा है। मैं वही बोलने वाला था। वही कितना प्रॉब्लमेटिक है। सो थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। आपने Thank you टाइम so much निकाला for having और आई me. गेस ऑडियंस को काफ़ी नॉलेज मिली होगी और काफ़ी Hope so. अच्छा लगा होगा पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।